आज की ये प्रेस वार्ता जिस ज्वलंत विषय को लेकर की जा रही है उससे न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के युवा इस अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अपनी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं उसको लेकर इस प्रेस वार्ता को रखा गया है। उनके समर्थन में इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। मैंने और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कल ही एक पत्र के माध्यम से पार्टी की राय और अग्निपथ के विरोध में अपनी बातों को केंद्र सरकार, मौजूदा रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के समक्ष हम लोगों ने अपने विचारों को रखा कि क्यों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अग्निपथ योजना का विरोध करती है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से जब से इस योजना की घोषणा हुई है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से सड़क पर छात्र अपने विरोध को निरंतरता में दर्ज करा रहे हैं, और सिर्फ बिहार में ही नहीं देश का शायद ही अब कोई ऐसा राज्य बचा होगा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आज तो दिल्ली में भी जिस तरीके से जंतर मंतर आईटीओ के सामने इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि पूरे देश का युवा एकजुट है इस योजना के विरोध में। और कारण भी है भाई, जिस तरीके से 4 साल के कार्यकाल में के बाद आप एक युवा को 21 साल की उम्र में आप उसकी रिटायरमेंट कर देते हैं। भारत एक युवा देश है और ये ताकत है हमारी आज की तारीख में। इस योजना से जो आज हमारा एसेट है वो कल को लायबिलिटी बन जाएगा भैया। 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? आपने विभिन्न तरीके के प्रावधान रखे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है, सब एजम्पशंस हैं, सब एंटिसिपेशंस हैं। इसमें कोई ठोस योजना की भैया 21 साल की उम्र में जब वो युवा बेरोज़गार हो जाएगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद उसके भविष्य का क्या? भाई आज उसके भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आज देश में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है तो कैसे मान ले हम लोग कि 21 साल की उम्र में, और वो 21 साल की उम्र नुकसानदेह ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो उसके गोल्डन ईयर्स हैं 17.5 से 21 साल वो तो उसने सेना को दे दिए, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी प्रिपरेशन करेगा, किस कंपटीशन की तैयारी करेगा, या कौन से कॉलेजेस हैं? ब्रिज कोर्सेज़ की आपने बात की, पर कौन से ब्रिज कोर्सेज़ आप बना के देंगे? वो युवा जो 17 से 21 साल में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था, अपने भविष्य के निर्माण की कल्पना कर सकता था, और 21 साल के बाद स्थायी रूप से जब वो अपने रोज़गार को लेकर या अपने व्यवसाय को लेकर स्थापित होता, उस वक्त तो आपने पुनः उसको सड़क पर कर दिया। तो इस योजना में जितने लूपहोल्स हैं, मैं ये नहीं मानता कि भैया जल्दबाजी में बनी ये योजना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है सालों से इस योजना के ऊपर मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। अगर इतना मंथन, इतना चर्चा होने के बावजूद योजना के आते ही डे 1 अगर आपको अमेंडमेंट लाना पड़ा तो इसका मतलब इस योजना में राय मशवरा नहीं लिया गया। भाई जब आप एक इतनी बड़ी योजना, देश के इतने बड़े वर्ग से जुड़ी हुई योजना, युवाओं से जुड़ी हुई योजना का जब आप निर्माण करते हैं तो क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाती है? क्यों नहीं तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है? तमाम दलों से क्यों नहीं इस बात को लेकर चर्चा की जाती? क्यों नहीं उसकी राय ली जाती? और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोगों ने कृषि कानून में भी हम लोगों ने देखा कि भैया जो स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है किसान, उन्हीं से ही मशवरा नहीं लिया गया। अंतोगत्वा क्या हुआ परिणाम? भाई हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में साल भर से ज़्यादा तक किसान धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात सहते रहे, प्रताड़नाएं सहते रहे। सैकड़ों की संख्या में किसान मारे गए और उसके बाद जाकर आपको वो कृषि कानून आपको वापस लेने पड़े। तो भैया क्यों नहीं उम्र सीमा आपने बढ़ाई? ये सिर्फ इसी साल की नियुक्ति के लिए, ये इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए बढ़ाई है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में
जो नियुक्तियां होंगी उसको आपने 21 से 23 साल किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही थी। भाई ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से भर्तियां बंद है। विडंबना हमारे देश की ये ज़रूर है कि इसी कोरोना काल में अनेकों राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, पर युवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों पर रोक लग जाती है। ये अजीब विडंबना है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की। चुनाव में कहीं रोक नहीं लगी, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे राज्यों में। और अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 8-10 राज्यों में इन 2 सालों में कोरोना काल के दौरान चुनाव कराए गए। पर इसी कोरोना महामारी का हवाला देकर आपने भर्तियों को रोकने का आपने काम किया। 2019 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। जिस बच्चे ने 2 साल पहले ही मेडिकल, फिजिकल सब अपना क्लियर करवा के बैठे, आज यकायक कल परसों जो आपने घोषणा की उसके भविष्य को आपने अधर में लटका दिया। संभवतः कुछ जगह से जानकारी ऐसी आ रही है कि 1-2 युवाओं ने इस घोषणा से निराश होकर उन्होंने आत्मदाह तक कर लिया। हरियाणा से ऐसी खबर आ रही है, राजस्थान से ऐसी खबर आ रही है। भाई जो लोगों को पिछले सालों से 2 साल से जो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि भैया हमारा फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, अब हम लोग जाएंगे, सेना में भर्ती होंगे, यकायक आप उनको घोषणा करते हैं कि भैया ये पूरे जीवन भर के लिए नहीं, मात्र 4 साल के लिए है। और 4 साल के बाद फिर आपका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो इसीलिए जब सरकारें ये योजना बनाती हैं, मैं पुनः आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि जब आप इन योजनाओं का निर्माण करते हैं, सर्वदलीय बैठक का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। इन बैठकों के माध्यम से सबकी राय लें, तमाम स्टेक होल्डर्स को आप इसमें आमंत्रित करें, उनसे आप पूछें कि भैया आपके क्या सुझाव हैं। युवाओं से जानकारी लें, ऐसे युवा जो कि 2-2 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं और यकायक आप उनको बोलते हैं कि भैया अब जो आपकी नियुक्ति होगी वो मात्र 4 साल के लिए होगी। कोई अपना घर बेचकर, कोई अपना ज़मीन बेचकर उम्र भर सेना में जाकर देश के लिए समर्पित होने के सपने देख रहा है, और आपकी एक योजना से उसके सपने में भैया 4 साल के लिए कोई जाएगा, किस उम्मीद के साथ जाएगा? उसके अंदर किस तरीके की भावनाएं चल रही होंगी? क्या देश समर्पण की भावना चल रही होगी, या 4 साल के बाद वो पुनः सड़क पर आ जाएगा? उस भविष्य के अधर में लटकने को लेकर उसका मन, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क चिंता में होगा। तो इसीलिए रक्षा मंत्री जी से कल लिखित पत्र के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी ने यह आग्रह किया है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से इसको रद्द किया जाना चाहिए, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई विकल्प है। भैया कितने अमेंडमेंट्स आप करेंगे? अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, इसी तरीके से देश चलता रहेगा, इसी तरीके से युवा परेशान होते रहेंगे। और किसके लिए भैया ये योजना? क्या रोज़गार को बढ़ाने की दृष्टि से है, या देश में या सरकारों पर जो एक आर्थिक बोझ पड़ रहा है पेंशन को लेकर, उसकी दृष्टि से बनाई हुई ये योजना है? सरकार स्पष्ट करे इस बात को लेकर कि आपकी आर्थिक चिंताएं ज़्यादा हैं या देश में बढ़ रही बेरोज़गारी ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है। भैया एक जगह जहां वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं, OROP की आप बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पेंशन आपको सताती है कि भैया अगर ज़्यादा बहाली हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी, तो इनको हमको पेंशन देना पड़ेगा। भैया पेंशन तो वैसे भी कई ऐसे लोग हैं जिनको आप बेवजह दे रहे हैं। कितने ऐसे पूर्व के विधायक हैं, पूर्व के सांसद हैं, 2-2 नेताओं को 2-2 पेंशन आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भैया 2-2 पेंशन आप नेताओं को? एक सांसद, एक विधायक जो अगर गलती से भी चुन लिया जाता है और साल 2 साल में अगर पुनः चुनाव होते हैं तो भी उस सांसद को पेंशन दी जाती है, उस विधायक को पेंशन दी जाती है। एक ऐसा नेता जो विधायक बन जाता है और उसके बाद सांसद बन जाता है तो पूर्व विधायकी का भी वो पेंशन लेता है, और सांसद बनने के बाद रिटायर होगा तो उसका भी वो पेंशन लेगा। तो भैया ये सिर्फ युवाओं के ऊपर ही इस बात की गाज क्यों गिरती है? अगर आपको पेंशन की चिंता है तो तमाम फिर इन लोगों की भी चिंता कीजिए ना, जिनके ऊपर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आज वो युवा जिसके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, उसकी पेंशन कैसे रोकी जाए, उसके लिए तो आप ये योजना लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद आप बोलते हैं, कुछ नेता हैं जो बोल रहे हैं कि भैया कौन सा ऐसा युवा है जिसको 24 साल 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं।
अरे तो 20 लाख रुपए से क्या वो उम्र भर चला लेगा? क्या करेगा वो 20 साल से और 20 लाख से? और 20 लाख से ज़्यादा की तो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वो तैयारी कर रहा है सेना में भर्ती होने की। और आप इस बात का गर्व ले रहे हैं कि भैया 20-22 साल की आयु में उसको 20 लाख रुपए आप उसको दे रहे हैं। भाई उसको 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसको एक स्थायी समाधान चाहिए। एक बार जब आप किसी रोज़गार या किसी व्यवसाय में आप जाते हैं तो आप परमानेंट होने के लिए जाते हैं। कोई नौकरी या कोई व्यवसाय में ये सोचकर नहीं जाता कि चलो ठीक है 4 साल यहाँ पे करेंगे, 4 साल वहाँ पे करेंगे, 5 साल वहाँ पे करेंगे। नहीं, आप सब साथी जब पत्रकारिता में आए यही सोच कर आए ना कि भैया इसी क्षेत्र में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, चैनल बनाएंगे, चैनल हेड बनेंगे, नेशनल चैनल में जाएंगे। यही हम लोग सोच लेकर आते हैं ना। कोई नेता आता है यही सोच कर आता है कि भैया अगर मैंने एक लोकल चुनाव से अगर मैंने अपनी शुरुआत की तो मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं। आप उसी व्यवसाय में रहना चाहते हैं। यहाँ तो भैया 4 साल के बाद पूरा का पूरा प्रोफेशन चेंज होने की बात यहाँ पर की जा रही है। 4 साल के बाद वो नए सिरे से सोचे कि भैया अब मैं मास कॉम में जाऊँ, कि मैं MBA करने जाऊँ, कि मैं लॉ में जाऊँ, कि मैं कौन से क्षेत्र में जाऊँ, नौकरी के लिए अप्लाई करूँ, कि पलायन कर बिहार छोड़कर चला जाऊँ, क्या करूँ? तो जिस तरीके से इस योजना में तमाम तरीके के लूप होल्स हैं और जिसको हमारे देश के युवा पूरी मजबूती से, और मैं सरकार से भी भाई जब आप इस योजना को लेकर आते हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार रहें। कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए और एक इंटरेक्टिव सेशन कम से कम युवाओं के साथ रखना चाहिए। आप इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया देश जले, युवा सड़क पर आए, आक्रोशित हों, अपने आक्रोश को दिखाते रहे और उसके बाद फिर आप उन्हीं के ऊपर आप हमला करने लगते हैं कि अरे देश की संपत्ति को आपने इतना नुकसान कर दिया। भाई जो अपनी संपत्ति बेचकर आया है, जिसने खुद को समाप्त कर लिया, अपना सब कुछ उसने बेच दिया, जिसके जीने मरने का प्रश्न है आज की तारीख में, वो क्या सोचेगा किसी और चीज़ के बारे में? आप परसों ही आप युवाओं के साथ एक संवाद रखते, आप इंटरेक्शन रखते, उनके तमाम सवालों का जवाब देते। बट ये जो गोल मटोल जो जवाब आते हैं, भाई जब आज की तारीख का युवा पढ़ा लिखा युवा है भैया, समझदार युवा है, अगर आपके तर्क अगर सही होते वो समझता है इस बात को। पर सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का आप निर्माण कर रहे हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं भैया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम मुख्यमंत्रियों के मैंने बयान सुने कि अरे नहीं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। भैया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आपके पास रोज़गार देने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ पे प्राथमिकता देंगे आप इनको? बेरोज़गारी के आंकड़े देखेंगे तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के, वहाँ पर बेरोज़गारी दर कितनी ज़्यादा है और फिर आप बोल रहे हैं कि भैया आपको प्राथमिकता दी जाएगी। किस चीज़ में आप प्राथमिकता देंगे? रोज़गार है कहाँ आपके पास? आज केंद्र सरकार 8 साल के बाद तो आपको घोषणा करनी पड़ी कि भैया हम लोग 10 लाख हम लोग रोज़गार देंगे, वो भी अगले 18 महीनों में, जिसमें से लगभग 8 लाख के करीब तो रिक्त पड़े पद हैं जिनको आज आप भरने की आप बात कर रहे हैं। तो जब वो रिक्त पड़े पद भी जब आप भर लेंगे तो उसके बाद 4 साल के बाद आपके पास रोज़गार कहाँ पे बचने वाला? किसमें आप उनको प्राथमिकता देंगे? तो ये जो गोल मटोल जवाब आते हैं, इससे यकीनन देश का युवा चिंतित होता है, परेशान होता है। या तो आप उसको सटीक जवाब दें कि भैया 4 साल के बाद ये विभाग है, यहाँ पे तुम्हारी नौकरी तय है, उसको कोई चिंता नहीं होगी। पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी स्पष्ट जवाब नहीं आता, इससे देश के युवाओं की चिंता ज़रूर बढ़ती है। और इसीलिए मैं आग्रह करूँगा, देश के प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि इस योजना में हस्तक्षेप करें। भाई हम लोग की देश की सेना की एक गरिमा रही है और उसको लेकर इस तरीके से सड़क पर आंदोलन हो, चर्चा हो, ये शोभा नहीं देता। ऐसे में देश की सेना की गरिमा को भी ध्यान रखते हुए तत्काल प्रभाव से इस योजना को वापस लिया जाना चाहिए, युवाओं को विश्वास में लिया जाना चाहिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए उनकी जितनी चिंताएं, आशंकाएं हैं उसको दूर किया जाना चाहिए और रोज़गार के लिए नए विकल्प, नए अवसर केंद्र सरकार इस तरीके से जोड़ तोड़ वाले अवसर नहीं, स्थायी अवसर के ऊपर सरकारें चिंतन करें, मंथन करें। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाकर इस पर चर्चा हो, यही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मांग है। और इसी के क्रम में अपने तमाम युवा साथियों के समर्थन में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के
कुछ नेता, हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर हम लोग मार्च करेंगे। हम लोग राजभवन तक हम लोग जाएंगे, मौन मार्च करेंगे। हम लोग कोई शोर शराबा नहीं, कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग मार्च करते हुए हम लोग माँ महीम के पास हम लोग जाएंगे। उनको एक आवेदन हम लोग सौंपेंगे जिसमें प्रमुखता से ये मांग की जाएगी कि राज्य सरकार की तरफ से और माँ महीम राज्यपाल की तरफ से सही रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाए कि आक्रोश कितना ज़्यादा है बिहार के युवाओं में, और उस आक्रोश का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार जल्द से जल्द बिहारी युवाओं की, और जो बिहारी युवाओं की आवाज़ है वही देश भर के युवाओं की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को सम्मान देते हुए इस योजना को वापस लिया जाए। ये मांग एक लिखित ज्ञापन के तौर पर हम लोग माँ महीम राज्यपाल जी को देंगे। ये मौन मार्च होगा, शांतिपूर्वक मार्च होगा, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के शांतिपूर्वक तरीके से चुनिंदा नेता हम लोग जाएंगे और हम लोग जाकर माँ महीम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि वो भी केंद्र सरकार से अपने प्रदेश की इस पीड़ा का जिक्र केंद्र सरकार से करें और इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का केंद्र सरकार का नाम का कोई लिस्ट बना है? चिराग जी, नाम का कोई लिस्ट बना है? कोई लिस्ट बना है क्या? बारी बारी से नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग ये मार्च हम लोग निकालेंगे। वैसे ही देश बहुत जल रहा है और देखिए, हम लोग या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम में से कोई भी हिंसा का समर्थक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा विरोध दर्ज हो, हमारी बातों को ज़रूर सुना जाए, पर उसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जाएंगे। इसकी पूरी डिटेल अभी शाम तक आपके सामने आएगी। संभवतः हम लोग यहीं से हम लोग जाएंगे, प्रदेश कार्यालय से ही हम लोग जाएंगे, राजभवन तक हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जाएंगे, बिना किसी नारेबाजी के, और ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग वापस देखिए, आक्रोश को समझना ज़रूरी है, युवाओं के आक्रोश को समझना भी ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि मैं हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूँ, पर जिसका सर्वस्व लुट गया है भैया, जिसके जीने मरने का प्रश्न है, केंद्र सरकार उसकी आवाज़ को सुने, ये भी ज़रूरी है। आपने कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्या केंद्र सरकार सीधा हैरानी करती है? कोई भी बिल, कोई भी योजना पार्लियामेंट में डिस्कशन के पहले नहीं आती है, डायरेक्ट सरकार ला दे रही है। इस पर आपको क्या लगता है, हैरानी हो रही है अब? देखिए, जितने बड़े विषय हैं उस पर मैं ज़रूर आग्रह करूँगा केंद्र सरकार से। मैं ये नहीं मानता कि हर विषय को बुलडोज किया जा रहा है, पर कई ऐसे विषय हैं जिसमें से प्रमुखता से जो किसानों से जुड़े हुए जो 3 कानून आए थे, उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया और साल 1.5 साल के बाद उसे रिवर्स करना पड़ा, उसी तरीके से भैया भारतीय सेना दशकों से एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब उसमें भर्ती को लेकर एक नियम कायदा कानून दशकों से चल रहा है, उसमें इतना बड़ा बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो यकीनन उसमें एक आम राय पहले बनाना ज़रूरी था। आने वाले समय में भी जब कोई ऐसे बड़े विषय हो तो केंद्र सरकार सबसे चर्चा करके, सर्वदलीय बैठक करके, तमाम स्टेक होल्डर से राय मशवरा कर ही लाए तो बेहतर होगा। चिराग जी, आपका जो स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर, वही स्टैंड जेडीयू का भी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हों, उन्होंने भी केंद्र सरकार से इस पूरे मामले को लेकर पुनर्विचार की मांग की है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है हर वो राजनीतिक दल जो संवेदनशील है, जो युवाओं के इस आक्रोश को का सम्मान करता है, मुझे लगता है उसकी सोच यही रहेगी। और इसीलिए हम लोगों ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कल तत्काल तुरंत जिस तरीके से युवाओं के सुझाव इस विषय पर आने लगे, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से, तुरंत उनकी मांगों का सम्मान देते हुए हम लोगों ने भी केंद्र सरकार से यही मांग की कि इसको वापस लेना चाहिए। स्टैंड एक है, लेकिन अंतर बस इतना है, आप सरकार में नहीं हैं और जेडीयू साथ में सरकार चला रही है। ऐसे कई विषय हैं जिसमें स्टैंड हम लोग के एक रहते हैं। जातिगत जनगणना उसमें से एक है, शराबबंदी का कानून जब आया था वो एक है, पर हाँ, ये विरोधाभास जो गठबंधन के बीच है, ये पुनः गठबंधन में दरार को दर्शाता है। बताइए, एक कानून आप लेकर आते हैं
और वहीं आपके गठबंधन के घटक दल उसका समर्थन नहीं करते। इसका मतलब उनसे भी राय मशवरा नहीं हुआ। ये गलत बात है भैया। गठबंधन के भीतर कम से कम जानकारी का आदान प्रदान होना चाहिए। आप चाहते हैं पेंशन खत्म, आप चाहते हैं जनप्रतिनिधियों का पेंशन खत्म, उसके समर्थन में? भाई देखिए, अगर आपको कहीं पे कटौती करनी है तो कई और जगह हैं जहां पर आप कटौती कर सकते हैं, जिसमें से नेताओं को मिलने वाली पेंशन एक है। अगर आपको कटौती करनी है आप उसमें आप कटौती कीजिए भैया, पर इसका बोझ आप युवाओं पर डाल रहे हैं, युवाओं का भविष्य आप अधर में लटका रहे हैं, ये ज़रूर गलत है। गिरिराज सिंह का बयान है